गुड इवनिंग आप सभी को। मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, कौन प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, कौन प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम अध्ययन करेंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो जो अभी 2024 में चुनाव हुआ है, कितना परसेंट मतदान हुआ है, ये सबका ज़्यादा अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 का ही होगा, जिसमें हम लोग टॉप 40 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जिसके आपकी तैयारी जो है इस लोकसभा चुनाव के से संबंधित बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के अंतर्गत देखेंगे हम लोग आज 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है। ये फैक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो है कौन से नंबर की चुनाव हुई है लोकसभा की, तो 18वें नंबर की लोकसभा चुनाव हुई है। मतदान कितनी हुई है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, 66% मतदान हुई है टोटल, पुरुष महिला मिला के। कितने सीटें मिली है वो भी जानते हैं आप लोग। बीजेपी को कितनी मिली है, कांग्रेस को कितनी मिली है, टीवी में रोज़ देख रहे हैं आप लोग, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। न्यू रिकॉर्ड क्या क्या बनाई है उसको भी देखेंगे। इंडिया गठबंधन क्या है, एनडीए क्या है, इसके बारे में देखेंगे। वोटिंग शेयर कौन से पार्टी को कितना वोट मिला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लोकसभा देखते हैं, उसके बाद लोकसभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान के कौन से आर्टिकल में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 40। ठीक है, देख लीजिए इसमें यहाँ पे दिख रहा है 36%, लगभग 36.5% वोट शेयर जो है किसके पास है, तो वो जो है बीजेपी के पास है। बीजेपी ने कितना सीट जीता है, तो 240 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और अगर परसेंट निकालेंगे, टोटल सीट है लोकसभा का 543 सीट, तो 543 सीट का हम लोग 36.5% निकालेंगे तो 240 के लगभग आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी सेकंड नंबर की पार्टी रही है सबसे बड़ी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका वोट शेयर 21% था। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी रही है, आप लोग देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी पार्टी थी, तो वो जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो और देखेंगे उसमें संसद भी देख लीजिए। संसद का अनुच्छेद कौन से में है, आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद जो है 79 या 79 में। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा जो है राष्ट्रपति, जिसमें लाइन से है अनुच्छेद याद करने का 79, 80 और 81। 79 संसद हो गया, 80 राज्यसभा और लोकसभा 81। ठीक है, राष्ट्रपति लाइन से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा याद करेंगे, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, लोगों का सदन लोकसभा है और राज्यों की परिषद राज्यसभा कहलाती है। देख लीजिए इसका इंग्लिश नाम, लोकसभा का इंग्लिश नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसको देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वोट जो है किसको, मतलब सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली है लोकसभा में किसको मिली है, कौन सी पार्टी को, तो बीजेपी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग संसद, इन्हीं की बात कर रहे थे हम लोग, देख चुके हैं संसद 79, 80, 81। ठीक है, नोट करते चलिएगा ना। संसद, संसद के अनुच्छेद 81 में किससे संबंधित है, तो वो लोकसभा से संबंधित है। देखे हैं, तो मेन तो हम लोग को लोकसभा ही पढ़ने वाले हैं ना, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है, उसी का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो उसी का अनुच्छेद कौन सा है, ये 81 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते थे इसमें, पहले की बात करते हैं, तो 552 सदस्य इसमें हो सकते थे। राज्यों में अधिकतम सदस्य 530, केंद्र शासित प्रदेशों में 20 और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य पहले होते थे। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। 104 संविधान संशोधन आया है, जिसके तहत ये एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम है। एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेज से संबंधित है, याद रखेंगे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेज लोग ही शासन करते थे, तो उन्होंने बहुत सारे जो भारत की महिलाएं हैं उनसे शादी की है, उनसे बच्चे भी हुए हैं। तो वो जो उनके बच्चे हैं, है ना, वंश है उनके, वो रह रहे हैं, जो जिनके पिता या दादा अंग्रेज रहे होंगे, उन्हीं लोग को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो उन्हीं कैटेगरी में से, मतलब उन्हीं लोगों में से 2 सदस्य को लोकसभा में चुनना होता था, वो भी नॉमिनेट करना, चुनाव नहीं होता था उन लोग का। तो वो सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है नीचे, वर्तमान में 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, 2 सदस्य माइनस हो गए हैं, पहले 552 थे, 552 करके। अब देखते हैं संसद। वर्तमान में सदस्य चुने जाते हैं, वर्तमान में 524 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 19 सदस्य जो है वो कहाँ से चुने जाते हैं,
देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से। टोटल इसमें 543 सदस्य हैं दोस्तों, याद रखेंगे अभी वर्तमान में लोकसभा में। और उनमें से राज्यों में कितने हैं, तो राज्यों में है 524 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 524 सदस्य राज्यों में हैं और 19 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। और टोटल इसमें हो सकते हैं अधिकतम 543 सदस्य दोस्तों, अधिकतम इसमें हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उसको। ठीक है, संसद हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 543 सदस्य टोटल है, जिसमें से है बीजेपी की ज़्यादा दिख रही है, देख लो ऑरेंज कलर किसकी है, बीजेपी की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की कौन से राज्य में हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, वो जो है यूपी में है। यूपी में 80 सीटें हैं, इसलिए यूपी का जो चुनाव है बहुत पूर्ण था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बीजेपी को कम वोट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बात चल रही थी कि यूपी में इन लोग मतलब बीजेपी वाले लोग राम मंदिर का निर्माण किए हैं अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, अयोध्या से सीट मिलना था इनको बीजेपी को, लेकिन नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में 42 है, फिर बिहार में 40 है और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, 80 सीट यूपी में है। लाइन से क्रम जमाना है, चाहे बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम में, एग्जामिनर जैसा पूछेगा उसके अनुसार आपको जमाना है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। कम से कम ये 5 जितने भी राज्य हैं उनका अच्छे से याद करिएगा, राज्य का नाम और उनका सीट कितने कितने हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सीट जो है न्यू दिल्ली में दोस्तों, देख लीजिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीट है, 7 लोकसभा सीट है केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 5 है, उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें हैं और बाकी सभी जगह 1-1 सीटें हैं, देख सकते हैं आप लोग। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है टोटल वर्तमान में, 8 है दोस्तों, याद रखेंगे टोटल 8 है। पहला दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव एक साथ है ये। उसके बाद लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, नोट करना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन है, टीचर भर्ती है, सीजीटीटी या जो भी है, व्यापम के आरआई पटवारी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव 2024 में देखते हैं, जनरल इलेक्शन 2024 टू इलेक्ट 18th लोकसभा। ठीक है, 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव था ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें 543 सदस्य, मतलब 543 सदस्य का चुनाव हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें एसटी के लिए कितना सीट है आरक्षित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, जिनमें जो है आरक्षण जो है वो सिर्फ एसटी और एससी में है दोस्तों, ओबीसी के लिए भी नहीं है, इसमें याद रखेंगे। एसटी सीटों में कितना सीट है, लोकसभा में एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो वो जो है एसटी के लिए सिर्फ 47 सीटें आरक्षित है। और इसका देखिए एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो वो जो है 84 सीट, मतलब एससी जो अनुसूचित जाति कहलाती है, ये क्या कहलाती है, अनुसूचित जाति कहलाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसटी अनुसूचित जनजाति कहलाती है। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करेंगे ही करेंगे। लोकसभा के चुनाव में देखते हैं आर्टिकल 83 में क्या बोला गया है, लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में करवाना है दोस्तों। ठीक है ना, हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होना है, ये बोला गया है आर्टिकल 83 में। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार या 18 वर्ष के आधार पर होता है। ठीक, कितने वर्ष के आधार पर होता है, 18 वर्ष, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वही वोट देता है। वयस्क मताधिकार मतलब वही होता है। वयस्क मताधिकार की पहले जो है उम्र कितनी थी, 21 वर्ष थी, मतलब जो 21 वर्ष का होगा वही वोट डाल सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन कब हुआ है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन हुआ है 1989 में हुआ है। ठीक है, जिस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, राजीव गांधी ने 21 से 18 वर्ष वयस्क जो मतदान करने की आयु कर दी। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में और क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2024 का 7 चरणों में हुआ है दोस्तों, 7 चरणों में, जिसका प्रथम चरण था वो कब से स्टार्ट हुआ है, 19 अप्रैल को हुआ था प्रथम चरण का स्टार्ट। और सबसे लास्ट 7वां चरण कब था, तो 1 जून को चुनाव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जून को सबसे लास्ट चुनाव था। 18वीं लोकसभा के सांसदों का चुनाव करने के लिए निर्धारित किया गया थे। टोटल 7 चरणों में हुआ है, याद रखना है आपको, टोटल 7 चरणों में। और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को। चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे, जो वही लिखा हुआ है 7 चरणों में होंगे।
चुनाव के नतीजे कब आए हैं दोस्तों? 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया है, सभी को मालूम है। यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है, ठीक है, जो 2024 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा और 44 दिनों तक चला है ये। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार जो है वोटिंग कम हुई है दोस्तों। इस बार गर्मी के सीजन में सभी लोग गांव घूम रहे थे, शादी में जा रहे हैं, तो 2019 के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है, मतलब 1.07% जो है वोटिंग कम हुई है इस बार 2019 के तुलना किया जाए तो। 18वें लोकसभा का चुनाव देख सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी अरब जनसंख्या है? 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। मतलब 96.8 करोड़ लोग वोट देने योग्य थे, ठीक है। 96.8 करोड़ लोग वोट देने के लिए योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 70% था, ठीक है। भारत की आबादी कितनी है बताइए? भारत की आबादी आप लोग पढ़ते हैं 121 करोड़ पढ़ते हैं ना, वही वाला है। उसके बाद देखते हैं, इनमें से 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था, याद रखेंगे, चुनाव में भाग लिया था, जिनमें से 312 मिलियन महिलाएं थी, ठीक है। योग्य कितने थे चुनाव देने की, मतलब 18 वर्ष से अधिक लोग कितने थे? तो याद रखना है, वो थे 968 मिलियन, ठीक है। कितने लोग थे योग्य थे चुनाव देने के लिए? लेकिन चुनाव डालने कौन कौन गए हैं, कितने लोग गए हैं? तो याद रखना है, 642 मिलियन जो है वो चुनाव डालने के लिए गए थे, जिनमें से 312 जो है महिलाएं थी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं पुरुष है। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है, मतलब महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करी है 2024 के चुनाव में। अब देखते हैं 18वें लोकसभा का चुनाव। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट या नतीजे आए हैं। 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 10 साल बाद किसी देश में क्या है, 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, एनडीए को बहुमत मिला। आप सभी जानते हैं इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जितना बहुमत चाहिए रही, कितना बहुमत चाहिए था? तो 272 सीटें चाहिए था बहुमत के लिए, लेकिन बीजेपी को कितना मिला? 240 सीटें ही मिल पाई। वही कांग्रेस को 99 सीटें मिली है, इसलिए जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनेगी, आप सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो यूपी सीट सबसे ज़्यादा मेन था, 80 वहाँ लोकसभा सीट है, ठीक है, उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। किसको? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? अखिलेश यादव जी। वहीं बीजेपी के 33 सीटों पर जीत मिली है। यूपी में बीजेपी को 33 सांसद मिले हैं, मतलब 33 सीटों पर जीत हुई है, ठीक है। वहीं कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें जीती हैं, ठीक, इसको याद रखना है अच्छे से, यूपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए, जानते हैं आप लोग, पढ़ चुके। अच्छा, ये वही वाला है क्या सेम? 18वें लोकसभा का चुनाव, ठीक है, 543 सीटों पर हुई थी। 272 सीट मेजोरिटी या बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन किसी पार्टी ने लाया गया, नहीं ला पाए, ठीक है, याद रखना है। इस बार जो है टोटल मतदान कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ है? तो 66% हुआ है 2019 के मुकाबले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 2019 के मुकाबले इस बार थोड़ा कम हो गया, 1.07% जो है कम हो गया, याद रखेंगे, पॉपुलेशन परसेंट, पीपी मतलब पॉपुलेशन परसेंट कम हुआ है इस बार। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में की गई थी। कब? 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। बीजेपी और सहयोगी दल है इसमें, जैसे जो सहयोगी दल की बात करते हैं, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान जी है, और चंद्रबाबू नायडू है ना, तेलुगु देशम पार्टी से। और जो शिवसेना, वो एकनाथ शिंदे वाले जी हैं, वो उनमें शामिल है। ये सब उनमें शामिल है दोस्तों, ठीक है। 292 देख सकते हैं आप लोग। एनडीए का कितना था? 292। इंडिया का गठबंधन वाला है दोनों, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का फुल फॉर्म। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मतलब इंडियन नेशनल, क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया का फुल फॉर्म। और ये क्या है? कांग्रेस और सहयोगी दल है, जिसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कौन कौन है, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, समाजवादी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आप पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जी की पार्टी और है एनसीपी है, ठीक है। ये तमाम पार्टी थी। और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पार्टी है, ये सब कांग्रेस के साथ है, ठीक। चलिए,
देख लीजिए वोट शेयर इसमें कितना कितना है, 543 में से बीजेपी ने कितना सीट हासिल किया है, 240 सीटें हासिल किया है। और आईएनसी मतलब कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की है और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, सभी 37 सीटें यूपी से ही प्राप्त हुई है समाजवादी पार्टी को। उसके बाद जो है तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई है, 29 सीटें, ठीक है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मतलब डीएमके को 22 लोकसभा सीटें मिली है। और तेलुगु देशम पार्टी को कितनी सीटें मिली है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो है 16 सीटें मिली है। और जनता दल को, जदयू मतलब बिहार वाला है, बिहार से मतलब वही नीतीश कुमार जी की पार्टी है ये, जनता दल यूनाइटेड, 12 सीटें उनको मिली है। अब देख लेते हैं पार्टी वाइज वोट शेयर, देख सकते हैं आप लोग। बीजेपी ऑरेंज वाला है, इनका वोट शेयर 36.5% है, आईएनसी की 21.2% है, ये सब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीजेपी, फिर आईएनसी, फिर अदर को, फिर समाजवादी पार्टी, फिर एआईटीसी। एआईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट किसमें, मेल कैंडिडेट बोलता हूँ, जो मतदाता थे, पुरुष मतदाता, वो कितने थे, 49 करोड़ के आसपास थे। फीमेल कितने थे, 47 करोड़ थे, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम वोटर थे, मतलब पुरुष या महिला मिला के, उनमें कितने थे, करीब देखिए 1.8 करोड़ थे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी विकलांग लोग कितने थे, 88 लाख थे। सर्विस इलेक्ट्रिक कौन थे, ठीक है, सेना वाले, तो वो है 19 लाख। ये सब देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इसको याद नहीं करना है। लोकसभा चुनाव 2024 का पर्व देख लेते हैं, इसमें से क्या बोला गया है, देश का गर्व, जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव 324 याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग का जो इसमें उल्लेख है, ठीक, इसमें संविधान में वो है 324 में उल्लेख है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। और चुनाव को सफल कराने की जिम्मेदारी किसकी है, निर्वाचन आयोग की है, भारतीय निर्वाचन आयोग की है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। नियुक्तकर्ता कौन है, भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इनकी अवधि कितनी होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए का मतलब यही है, मान लो वो 64 साल में बने हैं दोस्तों, ठीक है, मान लो वो 64 साल में बने हैं, क्या बने हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब नेक्स्ट ईयर होगा उनको कितना साल हो जाएगा, 65 साल हो जाएगा, तो रिटायर्ड हो जाएंगे। मान लो वो 50 साल में बने हैं, तो 6 साल तक तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके बाद और बना सकते हैं, उसकी उनकी मर्जी है, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। लोकसभा चुनाव देख सकते हैं आप लोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अभी कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार है। अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, एक ज्ञानेश कुमार है और दूसरा है सुखबीर सिंह संधू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन कौन है इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अनुच्छेद 324 में है उल्लेख। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन जिसका जिक्र किया था मैंने, कब आया है, 1989 में आया है, जिनमें 21 वर्ष मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए। उस समय राजीव गांधी जी हैं, वो कौन थे, वही प्रधानमंत्री थे भारत के, 1984 से लेकर 1989 तक। उसके बाद देखते हैं भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ है, 1951-52 में हुआ है, देख चुके हैं इसको, तो सेम है वही वाला। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देखते हैं, सूरत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान मुकेश दलाल के खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। मुकेश दलाल के खिलाफ मतलब अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था उनके अपोजिट में। वो कौन सा निर्वाचन सीट है, एकमात्र है सूरत। सूरत कौन से राज्य में है, गुजरात में है, कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता के बिना ही सीधे निर्वाचित कर दिया गया था, मतलब निर्वाचित कर दिया मतलब जीत गया वो करके वो सीट से, ठीक है, कोई उसके अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ था। उसके बाद है इंदौर लोकसभा सीट, इंपॉर्टेंट है। इंदौर कहाँ है, एमपी में है। इंदौर लोकसभा सीट इस बार की काफ़ी चर्चा में रही है। पहले यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, जिससे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सका। और अब चुनाव नतीजों में यह सीट नोटा को पड़े वोटों के चलते चर्चा में आई है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
पढ़ लीजिएगा। बीजेपी के प्रत्याशी की जीत से इतर, बाकी इसको याद नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पढ़ना है, बाकी एमसीक्यूज आप लगाइएगा, इतना पर्याप्त है एग्जाम के लिए। थैंक यू।